हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिविंग स्टोन क्लासेस। मैं हूं अंजना। पॉलिटी घटना चक्र की इस श्रृंखला में आज हम पढ़ने वाले हैं केंद्रीय मंत्री परिषद। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। और इस सबसे पहले हम जानते हैं कि मंत्री परिषद है क्या, मंत्रिमंडल क्या है, मंत्री परिषद क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो मैं बात करूँगी मंत्री परिषद की। सबसे पहले तो मंत्री परिषद है क्या। मंत्रियों का जो समूह होता है, क्या होता है, मंत्रियों का जो समूह होता है उसको क्या कहते हैं, मंत्री परिषद कहते हैं। मंत्रियों का जो समूह होता है उसको क्या कहते हैं, मंत्री परिषद कहते हैं। इंग्लिश में अगर मैं बात करूँ तो इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्या कहेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मंत्री परिषद का उल्लेख किस किस आर्टिकल में किया गया है, तो आर्टिकल इसके कौन कौन से हैं। आर्टिकल हैं इसके 74 और 75। आर्टिकल कौन कौन से हैं इसके, आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75। ये दोनों आर्टिकल किससे संबंधित है, मंत्री परिषद से, याद रखिएगा। अब मैं मंत्रिमंडल की बात करती हूँ। अभी तक मैंने क्या बात की, मंत्री परिषद की। मंत्री परिषद क्या होता है, मंत्रियों के समूह को मंत्री परिषद कहा जाता है। और मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिमंडल मंत्री परिषद का एक अंग है जो एक विशेष मंत्रियों का क्या होता है, समूह होता है। मंत्रिमंडल का प्रयोग हमारे मूल संविधान में पहले नहीं था। इसका प्रयोग केवल, और हाँ, इसका जो मंत्रिमंडल है इसका प्रयोग हमारे मूल संविधान में पहले नहीं था और इसका प्रयोग केवल एक बार हमारे संविधान में किया गया है। वो कौन सा आर्टिकल है जिसमें इसका प्रयोग एक बार सिर्फ किया गया है, तो आर्टिकल 352। कौन सा है, आर्टिकल 352। सॉरी, इसमें लिखते नहीं बन रहा है, एक्चुअली मैं अपने हाथ से ही लिख रही हूँ, तो मेरे पास कोई पेन नहीं है इसलिए। आर्टिकल इसका कौन सा है, 352। तो ये हो गई मंत्रिमंडल से संबंधित कुछ बातें। अब जो मंत्री परिषद इसमें शामिल कौन कौन होते हैं, तो ये भी हम जान लेते हैं, फिर इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए कौन कौन शामिल होता है मंत्री परिषद। मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री शामिल होते हैं, स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री, सामान्य राज्य मंत्री जो होते हैं वो भी शामिल होते हैं, और उप मंत्री। और आकार में अगर बात करूँ तो ये बड़ा होता है, और शक्ति में अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा कमज़ोर कह सकते हैं। अगर मैं बात करूँ मंत्रिमंडल की, मंत्रिमंडल में कौन कौन होते हैं, शामिल होते हैं, तो प्रधानमंत्री और कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं। आकार में थोड़ा सा छोटा होता है, लेकिन शक्ति में की तुलना में अगर हम बात करें मंत्री परिषद की से, मंत्रिमंडल जो होता है वो शक्ति की तुलना में थोड़ा सा व्यापक है। क्योंकि इसलिए व्यापक है क्योंकि इसके द्वारा जो महत्वपूर्ण निर्णय जो होते हैं वो किसके द्वारा लिए जाते हैं, मंत्रिमंडल के द्वारा। तो चलिए हम आगे अब इसमें पढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री तथा उप मंत्री शामिल होते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी भी बताया कि कौन कौन शामिल होता है मंत्री परिषद में, कि जो केंद्रीय मंत्री परिषद है उसमें प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री तथा उप मंत्री शामिल होते हैं। अब अगला है आर्टिकल 74 क्लॉज 1। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए, किसको, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए क्या होगी, एक मंत्री परिषद होगी, और उसका प्रधान मुखिया कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। किस आर्टिकल में कहा गया है, आर्टिकल 74 क्लॉज 1 में, कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए क्या होगी, एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में किसकी सलाह लेगा, मंत्री परिषद की सलाह से कार्य करेगा। ये किस संविधान संशोधन के द्वारा इसको शामिल किया गया, तो 42वां जो संविधान संशोधन अधिनियम आया 1976 के द्वारा, उसको, इस प्रावधान को इसमें शामिल किया गया कि राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में मंत्री परिषद की सलाह से कार्य करेगा। परंतु राष्ट्रपति मंत्री परिषद से ऐसी सलाह पर साधारणतया या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा, और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। कहने का मतलब ये कि आर्टिकल जो 74 इसमें क्या कहा गया कि भारत का राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सलाह के अनुसार क्या करेगा, कार्य करेगा। जब 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ तो भारत का राष्ट्रपति, उसमें कहा गया कि भारत का राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए क्या है, बाध्य है। तो जो 44वें संविधान संशोधन की यहाँ पे बात की गई है कि 44वां संविधान संशोधन 1978,
तो इसमें ये है, इसमें प्रावधान यह शामिल किया गया कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को पुनर्विचार के लिए क्या कर सकता है, वापस भेज सकता है, लेकिन दोबारा दी गई सलाह जो मंत्रिपरिषद के द्वारा जो सलाह दी जाएगी उसको मानने के लिए फिर क्या है, राष्ट्रपति उसके लिए बाध्य है। अब इसमें आर्टिकल 74 क्लॉज 2 दिया गया है। आर्टिकल 74 क्लॉज 2 के अनुसार इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को सलाह दी और यदि दी तो क्या दी। कहने का मतलब ये कि जो आर्टिकल 74 क्लॉज 2 है, आर्टिकल 74 क्लॉज 2 है, इसमें ये कहा गया कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद द्वारा, किसके द्वारा, मंत्रिपरिषद द्वारा जो राष्ट्रपति को सलाह दी गई है, तो उसकी बात कर रहा है कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के द्वारा सलाह दी गई है या नहीं दी गई है, यदि दी गई है तो क्या सलाह दी गई है, इसे किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। तो यह बात किस में कही गई है, आर्टिकल 74 क्लॉज 2 में। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 75 क्लॉज 1 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, और किसकी सलाह से करेगा, प्रधानमंत्री की सलाह से। कहने का मतलब आर्टिकल 75 जो क्लॉज 1 है इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, और अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति होगी जो राष्ट्रपति करेगा वह प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा। ये बात किस में कही गई है, आर्टिकल 75 क्लॉज 1 में। आर्टिकल है आर्टिकल 75 क्लॉज 1 सब क्लॉज का। इसमें इसके अनुसार है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित जो मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि इसमें है कि ये जो आर्टिकल 75 क्लॉज 1 सब क्लॉज का के अनुसार मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की जो कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। अब अगला है कि इसमें संविधान संशोधन जो 91वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा उपर्युक्त प्रावधान को इसमें शामिल किया गया। तो किस प्रावधान के तहत इसको शामिल किया गया, तो 91वां जो संविधान संशोधन अधिनियम आया 2003 में, उसके अनुसार इसको शामिल किया। 75 क्लॉज 2 के अनुसार मंत्री किसके, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं, जो कि अभी पढ़ चुके हैं। अब इसमें है कि आर्टिकल 75 क्लॉज 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अगला इसमें कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल अनुच्छेद कौन सा आर्टिकल है, 352 का जो खंड 3 है इसमें किया गया है। तो याद रखिएगा कौन सा है, 352 जो आर्टिकल है उसका खंड 3 में किसका प्रयोग किया गया है, संविधान में मंत्रिमंडल जो शब्द है उसका प्रयोग केवल सिर्फ इसी आर्टिकल में किया गया। वो कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 352 का खंड 3। अब इसमें कहा है कि कैबिनेट या मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की क्या होती है, परिषद होती है। कहने का मतलब कि ये जो मंत्रिमंडल होता है उसमें प्रधानमंत्री और कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते हैं वो शामिल होते हैं। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय सीधे प्रधानमंत्री के क्या होते हैं, अधीन होते हैं। जो केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय होते हैं वो किसके अधीन होते हैं, उनका मुखिया कौन होता है, तो प्रधानमंत्री के होता है। इसका प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है, तो कैबिनेट सचिव होता है। तो दोनों याद रखिएगा, केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय का सीधे अगर मैं बात करूं तो उसका प्रधानमंत्री ये किसके अधीन होता है, तो प्रधानमंत्री के अधीन होता है। और इसका प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है, तो कैबिनेट सचिव होता है, जो सिविल सर्विसेज बोर्ड का क्या होता है, पदेन अध्यक्ष भी होता है। आर्टिकल 75 क्लॉज 5 के अनुसार कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। कहने का मतलब ये कि उसको 6 माह के भीतर सदन की सदस्यता प्राप्त करनी होती है। प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति दिलाता है। प्रधानमंत्री हो या मंत्री हो, इनको शपथ कौन दिलाएंगे, राष्ट्रपति दिलाएंगे। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, तो राष्ट्रपति को देते हैं। संघीय मंत्रिमंडल
की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है। तो संघीय जो मंत्रिमंडल होता है तो इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। और मंत्रिमंडल में कौन कौन होते हैं? मैंने अभी आपको बताया था मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री और कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं। और मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री, स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री, समान राज्य मंत्री और उप मंत्री शामिल होते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस आप थोड़ा सा याद रखिएगा। मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री और कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते हैं वो शामिल होते हैं। तो ये संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। आर्टिकल 78 के अनुसार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ऐसी सूचना देगा जो संघीय प्रशासन तथा विधान के बारे में उनके द्वारा मांगी जाएगी। 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या कितनी थी? 18 थी। वर्तमान में केंद्र में मंत्रालयों की संख्या कितनी है? तो 51 है। हमने यहाँ तक इसकी व्याख्या कंप्लीट कर ली। अब हम चलते हैं अपने प्रश्न कोश की ओर। पहला प्रश्न है इसमें, देखिए लास्ट तक आप बने रहिएगा क्योंकि इसमें इस वाले टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस का एग्जाम हो या किसी भी स्टेट का हो। आरओ में भी इससे काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसका पहला प्रश्न है इसमें कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चुनाव करना है। संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है, तो बिल्कुल गलत है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में निहित है, ना कि प्रधानमंत्री में। दूसरा है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के प्रधान होते हैं, तो हाँ होते हैं। अगला, यह आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो। तो आर्टिकल 75 क्लॉज 5 के प्रावधान के तहत कोई भी व्यक्ति यदि संसद का सदस्य नहीं है तो भी वह प्रधानमंत्री बन सकता है। कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 75 क्लॉज 5 क्या कहता है? यह कि यदि कोई भी व्यक्ति, मतलब कोई भी इस प्रावधान के तहत कोई भी व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है तो भी वह प्रधानमंत्री बन सकता है या मंत्री जो परिषद है उसमें शामिल हो सकता है, लेकिन उसे क्या करना होगा? 6 माह के भीतर उसे सदन की सदस्यता प्राप्त करनी होगी। तो इस तरह इसका 2, 3 और 4, इसका जो होगा सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नाम मात्र का नेता होता है, बिल्कुल गलत। वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, यह भी गलत। वह अपने मंत्रियों में से किसी को बर्खास्त नहीं कर सकता है, यह भी गलत। वह प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता है, तो ये बिल्कुल सही, इसका डी ऑप्शन आपका सही है। भारत का प्रधानमंत्री होता है निर्वाचित, मनोनीत, चयनित, इसमें नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। तो यह भारत का प्रधानमंत्री क्या होता है? नियुक्त होता है। अगला है, भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है, तो राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार, राज्य में केंद्रीय सरकार दोनों का, तो ये आपका होगा केंद्रीय सरकार का। पांचवा है इसमें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्वों का। तो ये 78 जो आर्टिकल है वो किससे संबंधित है? तो ये प्रधानमंत्री से संबंधित है, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। आर्टिकल 78 में क्या कहा गया है? भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 78 में प्रधानमंत्री के दायित्वों के प्रावधान है, जिसके तहत प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह संघ के कार्यकलापों के प्रशासन संबंधी, मतलब इसमें 78 आर्टिकल के बारे में बताया गया है। छठवां है, कैबिनेट से तात्पर्य है शासन के सभी मंत्रीगण, कैबिनेट स्तर के मंत्री अपने सचिवों के साथ कैबिनेट स्तर के मंत्री या राज्य मंत्रीगण। तो कैबिनेट का तात्पर्य क्या है? कैबिनेट स्तर के मंत्रियों से। इसका कैबिनेट या मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की क्या होती है? परिषद होती है, जबकि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट स्तर के मंत्रियों सहित राज्य मंत्री, उप मंत्री भी शामिल होते हैं। मंत्रिमंडल का उल्लेख मात्र किस आर्टिकल में है? तो 352 में। और ये किस संविधान संशोधन के माध्यम से? 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से है। मैंने ये डिफरेंस आपको बताए थे कैबिनेट और मतलब मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद का डिफरेंस के बारे में बताया था आपको। मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री और कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं, और जो मंत्रिपरिषद होता है उसमें प्रधानमंत्री, स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री, सामान्य राज्य मंत्री, उप मंत्री शामिल होते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस था। अगला है हमारा 7वां प्रश्न, कैबिनेट में शामिल होते हैं। 7वां प्रश्न क्या है कि कैबिनेट में शामिल होते हैं तो केवल कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट में कौन कौन शामिल होते हैं? प्रधानमंत्री और कैबिनेट स्तर के मंत्री इसमें शामिल होते हैं। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक ही बार हुआ है, और किस आर्टिकल में? अभी हमने पढ़ा, आर्टिकल 352 में।
प्रश्न है कि संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है कि एन गोपालास्वामी अयंगर समिति ने सुझाव दिया था कि किसी मंत्री और किसी सचिव को प्रशासनिक सुधार करने और उसे बढ़ावा देने के लिए पूर्णतः नामित किया जाना चाहिए। दूसरा है प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 की संस्तुतियों के आधार पर वर्ष 1970 में कार्मिक विभाग का गठन किया गया और इसे प्रधानमंत्री के प्रभार के अधीन रखा गया। इसमें से कह रहा कौन सा सही है, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, केवल 2। आइए हम इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। एन गोपालास्वामी अयंगर संविधान सभा की प्रारूप समिति के क्या थे, एक सदस्य थे। तो एन गोपालास्वामी अयंगर संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसके क्या थे, सदस्य थे, जिन्होंने 1950 में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार की मशीनरी का पुनर्गठन मतलब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मशीनरी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट में मंत्रियों के समूह मतलब ब्यूरो, बनाए जाने वाले कार्मिकों की क्षमताओं में सुधार और एक संगठन की प्रक्रिया प्रभाग की स्थापना की अनुशंसा की थी। अब इसमें है कि दूसरा है कि प्रशासनिक सुधार आयोग जो 1966 है ने कब 1969 में भारत सरकार की मशीनरी पर अपनी इसने क्या दिया, रिपोर्ट दिया। तो ये जो प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 है इसने 1969 में भारत सरकार की जो मशीनरी पर अपनी रिपोर्ट इसने प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष प्रभार के तहत एक पृथक कार्मिक विभाग के गठन की इसने क्या किया, अनुशंसा की। इसके अनुसार अगस्त 1970 में नए कार्मिक विभाग का गठन कैबिनेट सचिवालय के तहत किया गया। तो इसके तहत फिर क्या हुआ कि अगस्त 1970 में नया जो कार्मिक विभाग था उसका गठन कैबिनेट सचिवालय के तहत किया गया। किसके तहत, कैबिनेट सचिवालय के तहत किया गया, जो कि प्रधानमंत्री के ही प्रभार में होता है। तो इसका प्रभार किसके हाथ में होता है, प्रधानमंत्री के। फरवरी 1973 में से कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के रूप में परिवर्तित किया गया। अप्रैल 1977 में से इस विभाग को कैबिनेट सचिवालय से हटाकर गृह मंत्रालय के तहत लाया गया। कब, 1977 में इस विभाग को कैबिनेट सचिवालय से हटाकर कहाँ लाया गया, गृह मंत्रालय के तहत इसको लाया गया। जनवरी 1985 में इस विभाग को गृह मंत्रालय से भी स्थानांतरित कर प्रधानमंत्री के स्वतंत्र प्रभार के तहत कर दिया गया। मार्च जो था 1985 में इसे कार्मिक एवं प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार, लोक शिकायतें और पेंशन मंत्रालय में परिवर्तित कर दिया गया, जिसका समग्र प्रभार प्रधानमंत्री के तहत होता है। तो वर्तमान में किसके पास है इसका, तो ये कार्मिक एवं प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार, लोक शिकायतें और पेंशन मंत्रालय के इसके तहत है ये, ठीक है। तो ये कब किया गया, 1985 में, तो इसको याद रखिएगा। 10वां प्रश्न, संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रालय विभागों का सृजन किया जाता है। मतलब कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रालय विभागों का सृजन किया जाता है, तो गलत है। हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है। मतलब हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री के सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। तो इसमें कह रहा है कौन सा सही है, तो केवल 2 ऑप्शन इसका बी ऑप्शन इसका सही है, बी वाला। संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है, तो प्रधानमंत्री के पास होती है। 12वां प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधा पूर्वक किए जाने के लिए मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्व किए जाने के लिए मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा, सही है। भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्रवाइयाँ प्रधानमंत्री के नाम से की हुई कही जाएंगी, तो बिल्कुल गलत है, दूसरा वाला नहीं, राष्ट्रपति के नाम से, ठीक है। तो इसमें से कह रहा है कौन सा सही, तो केवल एक ही इसका पहला वाला ए ऑप्शन सही है। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल है 77 क्लॉज 1 के अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएंगी। आर्टिकल 77 क्लॉज 3 के अनुसार राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्व किए जाने के लिए मंत्रियों में उक्त कार्य के जो भी आवंटन होंगे इसके लिए नया नियम कौन बनाएगा, तो ये ये जो आर्टिकल था तो कौन बनाएगा, राष्ट्रपति बनाएगा, ठीक है। और इस प्रकार उपर्युक्त कथनों में से केवल पहला जो था वो ही इसका सही था। अब है 13 नंबर का प्रश्न। यदि भारत के प्रधानमंत्री
संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं, मतलब राज्यसभा के सदस्य हैं, तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। ए वाला ऑप्शन ए यह सही है, क्योंकि इसीलिए प्राय क्या होता है ना कि प्रधानमंत्री लोकसभा का ही सदस्य बनना पसंद करते हैं, क्योंकि क्या होता है उन्हें पता होता है कि अगर वह लोकसभा के सदस्य नहीं होंगे तो लोकसभा में जब भी अविश्वास क्या होगा, अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, तो तब वह अपने पक्ष में क्या नहीं कर पाएंगे, मतदान नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर मंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो राज्यसभा में ही मतदान करेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भारत का जो प्रधानमंत्री है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं हो सकता, मतलब हो सकता है। तो मैं आपसे प्रश्न एक पूछना चाहूँगी कि ऐसे कौन कौन से प्रधानमंत्री रहे हैं जो राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी वह देश के प्रधानमंत्री रहे, तो उनके नाम बताने हैं 2 या 3, अगर आपको याद हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, लोगों में शेयर कर दीजिएगा, और अगले टॉपिक में हम 13 नंबर के प्रश्न से कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।